नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। मेरा आपसे एक प्रश्न है। वेनेजुएला को इन्वेड तो कर दिया यूएसए ने, पर क्या अब ग्रीनलैंड अगला निशाना है? इस प्रश्न का जवाब आप तब दे पाएंगे जब आप अंत तक हमारे साथ इस क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि यूएसए का जो ये लालच है ग्रीनलैंड को लेके, ये नया नहीं है। ये इनफैक्ट 1867 से बरकरार है। 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमन ने तो ये भी कहा था कि हम $100 मिलियन देना चाहते हैं ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क से, पर ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है, ऐसा डेनमार्क ने तब कहा था और आज भी कहा है। इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्यों आखिर ट्रंप की सरकार चाहती है यादगार बनना इन्वेजन्स के लिए? क्या ग्रीनलैंड अगला निशाना है? क्योंकि ये न्यूज़ पीस ही बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे बोला गया है कि ट्रंप सरकार मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि किसी प्रकार के सैन्य बल को मना नहीं करेगी अगर उसे ग्रीनलैंड को लेना होगा डेनमार्क से। इसी वजह से डेनमार्क ने $1.5 बिलियन का निवेश किया है ताकि डिफेंस कर सके और मजबूत डेनमार्क ग्रीनलैंड के लिए। इसके बारे में मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक महत्व क्या है डेनमार्क का, क्यों लालच है और किस प्रकार से रूस और चीन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, ट्रंप वोंट रूल आउट मिलिट्री फोर्स, यानी कि अगर इनको बल का उपयोग करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार हैं, जिसको ग्रीनलैंड साफ साफ एक थ्रेट मान रहा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हाल की टेंशन है वो यही है। टेंशन्स क्यों है? क्योंकि ट्रंप सरकार क्या चाहती है? ट्रंप सरकार ग्रीनलैंड चाहती है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सिर्फ इसलिए नहीं चाहती है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये किसे बिलोंग करता है? वैसे ये स्वशासित है, ये ध्यान रखना है। ऑटोनॉमस है, स्वशासित है और ये फिलहाल डेनमार्क का है, ठीक है। डेनमार्क कहता है ट्रंप सरकार अगर ग्रीनलैंड खरीदना चाहती है तो भी सेल के लिए नहीं है डेनमार्क। तो इनका ये मुख्य रूप से कहना है डेनमार्क इज नॉट फॉर सेल। ट्रंप सरकार डेनमार्क ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहती है? डेनमार्क कह रही ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल, और यहाँ पे डेनमार्क लिखा हुआ है, ग्रीनलैंड होना चाहिए। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ट्रंप सरकार कहती है कि ग्रीनलैंड हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से हम इसे लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि रणनीतिक परिदृश्य के परिणाम स्वरूप ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड क्या चाहता है? ग्रीनलैंड मुख्य रूप से ना डेनमार्क का रहना चाहता है ना यूएसए का रहना चाहता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये स्वतंत्र होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नैरेटिव नहीं बन पाया है। यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि नैरेटिव क्यों नहीं बन पा रहा है। एग्जैक्टली ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं इससे संबंधित ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, इस वजह से खुद ही बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है इसको लेने का। तो ग्रीनलैंड के बारे में अगर हमें चर्चा करनी है, कुछ मुख्य बिंदु हमें जानने चाहिए, हिस्टोरिकली भी और जोग्राफिकली भी, क्योंकि आपके प्रश्न में क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा, तो क्षेत्रफल 2.17 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 2.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये यूरोप का भाग माना जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये डेनमार्क के माध्यम से
यूरोप का दृष्टिकोण यूरोप का भाग माना जाता है। हालांकि अगर इसे महाद्वीप या महाद्वीपीय आधार पर देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग माना जाता है, जिसमें कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। महाद्वीपीय परिदृश्य से ये उत्तरी अमेरिका का भाग माना जाता है। इसकी राजधानी नूक है। राजधानी क्या है? नूक, NUUK, NUUK, यहाँ पे है नूक। ठीक है, अब यहाँ पे किस प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं? क्योंकि जनसंख्या तो बहुत ही कम है, 56,000 लोग ही हैं। ज़्यादातर यहाँ पे इनुइट जनजाति रहती है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनुइट जनजाति, ये माना जाता है कि सबसे पहले जो बसने वाली जनजाति है, ये इनुइट जनजाति यहाँ पे रहती है। 88% माना जाता है कि इनुइट जनजाति यहाँ पे आपको प्राप्त होते हुए दिखेगी। और यहाँ पे किस प्रकार से यूएसए जहर फैला रहा है, जो हमेशा ये करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें, इसमें डेमोग्राफी भी देखना जरूरी है। यहाँ की जनसंख्या क्या है? यहाँ की जनसंख्या केवल और केवल 56,000 है बेटा, 56,000 ओनली, जिसमें भाग भी हैं। धर्म के आधार पर देखें तो 95% प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस रहते हैं यहाँ पे। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दो सेक्ट हैं, मेजर सेक्ट हैं। तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस यहाँ रहते हैं 95%। ठीक है, पर अगर एथनिक आधार पर देखें तो इसमें 88% इनुइट जनजाति रहती है, 8% डेनमार्क के या डेन्स रहते हैं, 7 से 8% डेन्स है, डेन्स जो डेनमार्क को बिलोंग करते हैं, और 5% अदर्स हैं बाकी। ठीक है, अगर हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले बसने वाले इनुइट जनजाति ये 2500 BCE में आई थी। सबसे पहले 2500 BCE में इनुइट जनजाति आई थी। यही है जो इग्लू बना के रहते हैं और बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं। इनुइट जनजाति सिर्फ यहाँ नहीं, आपको कनाडा में भी मिल जाएगी और यूरोप में भी मिल जाएगी। मुख्य रूप से ये आर्कटिक के समीप रहते हैं, आर्कटिक वृत्त के पास प्राप्त होते हैं। आर्कटिक वृत्त है, ये इंडिजिनस ग्रुप मानी जाती है, यहीं की स्वदेशी मानी जाती है, स्वदेशी यही है। अब आपको पता है जहाँ जहाँ यूएस गया है वहाँ के स्वदेशी लोगों के साथ क्या हुआ है। इसमें रेड इंडियंस का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं किस प्रकार से इसका राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता गया, वो भी आपको जानना जरूरी है। फिर हम हालिया घटनाएं देखेंगे। तो राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार से चेंज हुआ ये भी देखते हैं। राजनीतिक परिदृश्य तब चेंज हुआ जब नेपोलियनिक युद्ध था और 1814 में कील की संधि साइन हुई। कील की संधि हस्ताक्षरित हुई। कील की संधि के दो परिणाम हुए। पहला, डेनमार्क को नॉर्वे को स्वीडन को देना पड़ा, पर औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड ये 1814 में डेनमार्क का उपनिवेश बना। ये तब डेनमार्क का उपनिवेश बना। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2 1941। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए ने ली थी। फिर आता है उससे पहले का समय 1814 से 1941 के पहले का समय, ये गैप है। इस गैप में 1867 में पहली बार यूएसए ने कहा था कि ग्रीनलैंड जो है सुरक्षा के लिए, यूएसए की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 1867 में ये कह दिया था। ये 1941 में सुरक्षा, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो यूएसए ने इसकी अपने हाथ में ली थी। इसके बाद आता है 1946। 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा था कि ये ग्रीनलैंड को
$100 मिलियन में खरीदना चाहते हैं, पर डेनमार्क ने मना कर दिया। इसके अलावा फिर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमको, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इससे पहले बन गई थी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2019 में कहा कि ये ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। तब भी डेनमार्क ने मना कर दिया और जैसे ही डेनमार्क ने मना किया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेनमार्क यात्रा कैंसिल कर दी। तो ये कुछ नया नहीं है, ये लंबे समय से चलता चला आ रहा है। हाँ, इसको लेने का तरीका बलपूर्वक होगा, इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है, जिसे ये खरीदना चाहते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका किसी भी टेरिटरी को खरीदेगा। इससे पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी टेरिटरीज खरीदी हैं, जैसे कि लुइजियाना खरीद, ये 1803 की, जब फ्रांस से खरीदा गया था लुइजियाना $15 मिलियन में। अलास्का भी रूस से खरीदा गया था 1867 में, तभी ग्रीनलैंड की भी बात हुई थी। अलास्का खरीद लिया था, ग्रीनलैंड की भी तभी बात उठी थी। तो रूस से ये $7.2 मिलियन में खरीदा था। और यूएस का वर्जिन द्वीप 1917 में डेनमार्क से लिया है। तो हो सकता है ये सोच के ही डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है और किस प्रकार से गतिविधि को अंजाम दे रहा है ये भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यू कैन से कि खराब लग रहा है सोच के ही, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका के उद्देश्यों का किस प्रकार से ये अंदर घुस के, डेनमार्क के अंदर घुस के इन्फिल्ट्रेट करके और ग्रीनलैंड के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप अमेरिकी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले ग्रीनलैंड वासियों का एक सूची बनाई जा रही है ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच राजनीतिक तनाव पर खुफिया जानकारी ले रहे हैं और डेनमार्क ने औपचारिक राजनयिक विरोध भी दर्ज किया है। इन कार्रवाइयों को डेनमार्क के आंतरिक मामलों ने अस्वीकार्य हस्तक्षेप भी बताया है। तो बुली है ग्रीनलैंड पर ट्रंप का क्या रुख है? ट्रंप ने बार बार कहा है ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए आवश्यक है। ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ग्रीनलैंड हमारा है, ऐसा डेनमार्क का कहना है, ये बिक्री के लिए नहीं है। इसके अलावा भू राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में सबसे छोटा मार्ग मिलता है। इसी वजह से डेनमार्क ज़रूरी है। जैसे कि आप मैप देख सकते हैं, स्पेशली आज के समय में जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, जैसे जैसे आर्कटिक ओशन के पास बर्फ़ पिघलती चली जाएगी वैसे वैसे ये रूट्स खुलते चले जाएंगे। अब क्योंकि आर्कटिक ओशन के पास सबसे अधिक कोस्टलाइन जो है उनमें से कुछ देशों में से एक रूस भी है, तो रूस इस कोस्टलाइन के ऊपर अपना हक जता चुका है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट्स बना चुका है। 110 बिलियन आर्कटिक मेगा पोर्ट्स बना रहा है रूस, ताकि यहाँ पे व्यापार आसानी से किया जा सके। इसी वजह से ग्रीनलैंड को लेने के लिए परेशान है यूएसए, इतना परेशान इसी परिणाम स्वरूप है। इसके अलावा यहाँ पे दुर्लभ पृथ्वी खनिज भी हैं, ऐसे खनिज जो देश के सुरक्षा उपकरणों में कामयाब होते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक उपकरणों में भी काम आते हैं, लिथियम, वेनेडियम आदि। तो यूरोपीय संघ द्वारा चिन्हित 34 महत्वपूर्ण में से खनिजों में से 25 यहाँ प्रस्तुत है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि बहुत सारे खनिज स्पेशली कोस्ट लाइन में हैं, कोस्टल एरियाज में, चाहे वो सिसिम्युइट हो, चाहे वो नूक हो, और कोस्टल एरियाज को ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यूएसए कर रहा है। इनफैक्ट यूएसए का वहाँ पे एक एयर बेस भी है, थूले एयर बेस इसका नाम पहले हुआ करता था, अब इसे पिट्यूफिक स्पेस बेस कहा जाता है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत मदद की थी यूएसए की। तो यहाँ पे और बेसिस बनाने का प्रयत्न यूएसए कर रहा है। डेनमार्क ग्रीनलैंड में $1.5 अरब की रक्षा व्यय वृद्धि की घोषणा कर चुका है। जर्मनी, यूरोपीय नेता खुश नहीं है इस बात से कि यूएसए ऐसी बातें कर रहा है डेनमार्क को लेके। जर्मनी पूर्व या पश्चिम सीमाओं में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। फ्रांस कहता है ग्रीनलैंड यूरोपीय क्षेत्र है, और फ्रांस के राष्ट्रपति तो वहाँ गए भी थे और उन्होंने तब कहा था कि हथियाने के लिए उपलब्ध नहीं है ग्रीनलैंड। इसके अलावा भी कुछ तनाव चल रहा है, जैसे कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रोड आइलैंड में और स्टेट के रेवोल्यूशन विंड प्रोजेक्ट को रोक दिया। ये यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट बनाने वाला था, तो यूएसए ने रोक दिया, जिसकी वजह से इसके शेयर्स गिरने लगे। इसके अलावा तनाव के बावजूद दोनों नाटो के संस्थापक सदस्य हैं, ये जानना है। दोनों का कॉमन एनिमी रशिया है। डेनमार्क ने अफगानिस्तान और इराक में मदद भी की है।
इसके अलावा ग्रीनलैंड की आंतरिक दृष्टिकोण को देखें तो 1979 तक डेनमार्क के शासन में ये रहा, तब से स्वशासित है 1979 तक, 1814 से 1979। 2009 में जनमत संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की घोषणा करने की अनुमति भी है इसको कानूनी रूप से, अगर ये स्वतंत्र होना चाहते हैं। डेनमार्क के विरुद्ध इनकी ऐतिहासिक शिकायतें रही हैं, जैसे कि इनुइट बच्चों को जबरन अलग करना, वहाँ के स्वदेशी ग्रुप्स को खराब करने की कोशिश करना, खत्म करने की कोशिश करना, इनुइट महिलाओं पर जबरन गर्भ निरोध लगाना, ये 1960 से 70 के दशक में हुआ था। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हाल ही में जबरन आईयूडी कार्यक्रम के लिए माफी भी मांगी। तो यही जो प्रीवियस टेंशन्स है, इन टेंशन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे यूएसए लगातार कार्य कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे थूले एयरबेस जैसे बहुत सारे एयरबेसेस ये बनाना चाह रहा है। हालांकि अगर हम बात करें डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जो चिंताएं हैं वो क्या क्या हैं, अलगाववादी भावना बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रभाव अभियान की रिपोर्टें जो आ रही हैं, कथित 3 चरणीय रणनीति है, मतलब ये सारी चीज़ें करके सुधारी भी जा सकती है स्थिति। आकर्षण अभियान ट्रंप जूनियर के दौरान राजनयिक दबाव भी दिया जा रहा है, गुप्त प्रभाव और स्थानीय समर्थकों की भर्ती की जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर डेनमार्क के लिए किसी अमेरिकी राजनयिक को तलब करना बेहद दुर्लभ है। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब कुछ आरोप थे, जैसे अमेरिकी खुफिया ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता आंदोलन और संसाधन संभावनाओं पर नजर रख रहे थे। डेनिश खुफिया एजेंसी पेट ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड विदेशी प्रभाव अभियानों का लक्ष्य है। ज़्यादातर देश ऐसे ही हथियाए जाते हैं। एक प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। लुइजियाना खरीद, अलास्का खरीद, डेनिश वेस्ट इंडीज की खरीद। तो आपको बताना है सही क्रोनोलॉजी क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। फिर मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।